ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 161 गोल्डन टॉड का अधिग्रहण। प्रवेश द्वार पर थोड़ा मंद काउंटर पर पैसे को आकर्षित करने वाला टॉड गहरे सुनहरे रंग के साथ उसकी दृष्टि में चमक रहा था। पुष्टि हो गई, ये वही मेढक है। हालांकि इस प्रकार का रेस्तरां, जो केवल दोपहर का भोजन और रात का खाना परोसता है, सुबह नहीं खुलता है। आमतौर पर यह सुबह 9 या 10 बजे के आसपास खुलता है। जियांग ताओ अब जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके खुलने का इंतजार करे और फिर उस गोल्डन टॉड पर अपना हाथ जमाने की कोशिश करे। जैसे ही जियांग ताओ नाश्ता खरीदने के लिए निकलने वाला था, यू जियांग रेंजिया का दरवाजा अचानक अंदर से खुल गया। एक नवयुवक, जिसके थोड़े से प्रक्षालित पीले बाल थे, इस कड़ाके की सर्दी में भी टखने तक की पैंट पहने हुए बाहर निकलते हुए जम्हाई ले रहा था। हे टिल्डर तुई। बाहर निकलने के बाद जियो हुआंग ब्लीच बालों वाला युवा व्यक्ति ने अपने घर के सामने एक छोटे से फूलों के बगीचे में कफ का एक गोला थूक दिया। फिर उसने अपनी पिछली जेब में हाथ डाला और सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे सुलगाया, जिससे धुएं के बादल उड़ गए। जियांग ताओ के मन में अभी भी इस ब्लीच बालों वाले बच्चे की छाप थी, जो रेस्तरां से बाहर चला गया था। कल रात जब वह भोजन के बाद बिल का भुगतान कर रहा था, उसने कैशियर की लड़की को उसे भाई अमाओ कहते हुए सुना। जियांग ताओ ने अनुमान लगाया कि यह सफेद बालों वाला बच्चा या तो रेस्तरां का मालिक था या मालिक का बेटा था। अपने अहंकारी और लापरवाह व्यवहार के कारण वह निश्चित रूप से कोई वेटर या उसके जैसा कुछ नहीं था। जियांग ताओ ने ब्लीच बालों वाले बच्चे को 10 सेकंड से अधिक समय तक चिंतन करते हुए देखा। यह ऐसा था मानो ब्लीच बालों वाले बच्चे को लगा कि जियांग ताओ उसकी ओर देख रहा है, इसलिए उसने अपना सिर जियांग ताओ की ओर घुमाया और उनकी आंखें मिल गईं। जियांग ताओ ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया और ब्लीच बालों वाले बच्चे की ओर चल दिया। डियाओ माओ, नहीं सुंदर लड़का, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लानत है। जियांग ताओ को डियाओ माओ बोलने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत खुद को सुधार लिया। जब वह चल रहा था तो वह अपने दिमाग में पागलपन से अपनी पंक्तियों का अभ्यास कर रहा था और उसकी घबराहट में डियाओ माओ शब्द निकल गया। यह क्या है? हुआंग मोऊ ने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ जियांग ताओ को देखा। उसने अभी अभी डियाओ माओ शब्द स्पष्ट रूप से सुना था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि जियांग ताओ लंबा था और अधिक दुर्जय लग रहा था, तो वह पहले से ही उसके पास होता। जियांग ताओ की उपस्थिति काफी यादगार थी। आखिरकार उसने कल रात अपने परिवार के रेस्तरां में भोजन किया था। इसके अलावा जियांग ताओ की शक्लें साधारण नहीं है। भले ही वह बनकर श्रेणी में है, वह काफी सुंदर है और एक अमिट छाप छोड़ता है। निस्संदेह हुआंग मोऊ को वह इतनी अच्छी तरह से याद था। इसका मुख्य कारण जूली था। हुआंग माओ अक्सर नाइट क्लबों और रात्रि स्थलों का दौरा करता था और उसने अनगिनत खूबसूरत महिलाओं को देखा था। लेकिन जूली जैसी खूबसूरत, ऐसे आकर्षण और फिगर वाली एक दुर्लभ स्टाइलिश गृहिणी वास्तव में किसी को ढूंढना लगभग असंभव है। कल रात जब जियांग ताओ बिल का निपटारा कर रहा था, जूली के अंतरंगता से उसकी बाह पकड़ने के दृश्य ने हुआंग माओ को काफी देर तक ईर्ष्यालु बना दिया। पिछली रात जब मैं आपके रेस्तरां में आया तो मुझे लगा कि आपके काउंटर पर गोल्डन टॉड काफी आध्यात्मिक लग रहा था। सुंदर आदमी, क्या आपके लिए मुझे ये बताना सुविधाजनक है कि आपने वो गोल्डन टॉड कहाँ से खरीदा? इसकी कीमत कितनी थी? मैं भी अच्छे भाग्य के लिए घर लाने के लिए एक खरीदना चाहता हूँ। प्राचीन कवि काउजी 7 चरणों में एक कविता बना सकते थे और अब ओल्ड जियांग केवल अपना रास्ता दिखाने के लिए 7 चरणों से भी कम समय में एक घटिया बहाना बना सकता है। हुआंग माओ ने सिगरेट का कश लिया और अधीरता से कहा, वह चीज मेरे माता पिता ने खरीदी थी, मुझे नहीं पता कि उन्हें ये कहां से मिली। जियांग ताओ ने आग्रह किया, मैंने देखा कि आप लोग रेस्तरां को स्थानांतरित करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप इसे अब और चलाने की योजना नहीं बना रहे हैं? हुआंग माओ ने कहा, घर पर कुछ बात सामने आई है, इसलिए हम इसे जारी रखने की योजना नहीं बना रहे हैं। यदि आपको हमारे यहाँ रुचि है तो हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। हाँ भाई, मुझे बस आपके काउंटर पर उस गोल्डन टॉड में दिलचस्पी है। चूंकि आप रेस्तरां को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं, तो उस गोल्डन टॉड को मुझे बेचने के बारे में क्या ख्याल है? हुआंग माओ के साथ कुछ छोटी बातचीत के बाद जियांग ताओ ने उस गोल्डन टॉड पर केंद्रित अपने असली उद्देश्य का खुलासा किया। आप वह गोल्डन टॉड खरीदना चाहते हैं? जब हुआंग माओ ने जियांग ताओ की बातें सुनी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा कि यह कोई बुरा विचार नहीं है। आखिरकार उन्होंने इस रेस्तरां को जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी और नए युग के एक उत्कृष्ट युवा व्यक्ति के रूप में वह उन सभी अंधविश्वासी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। यदि एक भाग्यशाली बिल्ली वास्तव में धन ला सकती है, तो हर घर में एक भाग्यशाली बिल्ली क्यों नहीं रखी जाती? 100, 1000 रखें, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप अंतहीन व्यवसाय में व्यस्त रहेंगे? यह सिर्फ आत्म धोखा है। वह चीज बिल्कुल बेकार है। हाँ, आपके काउंटर पर उस गोल्डन टॉड पर मेरी अच्छी नजर है। मैं घर गया और काफी देर तक ऑनलाइन खोजा, लेकिन कोई सामान नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं आकर पूछूं कि आपने इसे कहां से खरीदा है। यदि आप सुंदर इसे छोड़ने को तैयार हैं, तो मुझे यकीन है कि हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं।
जियांग ताओ मुस्कुराया, भले ही वह वास्तव में उन गुणों वाला गोल्डन टॉर्च चाहता था जो अभी तक सक्रिय नहीं हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर भाव संयमित थे, कोई तत्परता नहीं दिख रही थी। हुआंग मोऊ की छोटी आंखें चमक गईं और उन्होंने कहा, वह चीज मेरे माता पिता ने खरीदी थी, मुझे सही कीमत नहीं पता। भाई, यदि आप इसके प्रति सच्चे हैं तो आप बगल की शराब की दुकान पर जा सकते हैं और मेरे लिए सिगरेट का एक पैकेट खरीद सकते हैं। आप गोल्डन टॉर्च को अपने साथ ले जा सकते हैं। बोलते समय हुआंग माओ ने बगल की शराब की दुकान की ओर इशारा किया और उसकी कीमत बताई। हाँ भाई, तुम बहुत सीधे हो। अगर मैं अब भी झिझक रहा होता तो यह मेरी गलती होगी। ठीक है, सिगरेट का एक पैकेट है, मैं इसे आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरा उस गोल्डन टॉर्च से कोई संबंध है। ये कहने के बाद जियांग ताओ सीधे यूजियांग रेंजिया के बगल में शराब की दुकान की ओर चला गया, जो पहले ही व्यवसाय के लिए खुल चुका था। सड़क किनारे शराब की दुकानें जैसी दुकानें वास्तव में चुपचाप अमीर बनने का उदाहरण है। आप हर दिन वहां से गुजर सकते हैं और मालिक को इत्मीनान से काउंटर के सामने झुकते हुए अपना फोन ब्राउज करते हुए देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह स्थान वीरान दिखता है और किसी भी समय इसका व्यवसाय खत्म हो सकता है, लेकिन वास्तव में वे एक दिन में जो पैसा कमाते हैं वह आपके मासिक वेतन के बराबर हो सकता है। अध्याय 162, हाथ में गोल्डन टॉर्च। सबसे पहले, तंबाकू स्टोव व्यवसाय एक ठोस खाई द्वारा संरक्षित है। तंबाकू को ऑनलाइन नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए धूम्रपान करने वाले इसे केवल ऑफलाइन तंबाकू दुकानों से ही खरीद सकते हैं। एक अनुभवी धूम्रपान करने वाला एक महीने में कितना धूम्रपान करता है, यह मूल रूप से तय होता है। लंबे समय तक तंबाकू की दुकान चलाने के बाद उसके पास नियमित ग्राहकों का एक समूह है। हर महीने एक गारंटीकृत आय आ रही है। शराब से होने वाला मुनाफा भी बहुआयामी है। एक ओर वे आपूर्तिकर्ताओं से ब्रांडिंग शुल्क कमाते हैं और दूसरी ओर ग्राहकों से पैसा कमाते हैं, दोनों तरफ से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा खुदरा शराब की बिक्री तंबाकू की दुकान की शराब की बिक्री का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाती है। कॉर्पोरेट टीम निर्माण कार्यक्रम और शादी और अंत्येष्टि जैसे बड़े भोज बड़े सौदे हैं। बीजिंग जैसे बड़े शहर में हर दिन शादियां और अंतिम संस्कार होते हैं। नई कंपनियां हर दिन टीम निर्माण कार्यक्रम और वर्षगांठ समारोह स्थापित और आयोजित करती हैं। हो सकता है कि हर दिन उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर न मिले, लेकिन कभी कभार भोज का ऑर्डर मिलने से एक महीने में अच्छी आय हो जाती है। जब जियांग ताओ अंदर गया तो उसने तंबाकू की दुकान में केवल एक मध्यम आयु वर्ग के 40 वर्षीय व्यक्ति को बड़े पेट के साथ देखा। बॉस, क्या आपके पास हुआजी का पूरा कार्टन है? नर्म या कठोर? आप कौन सी मूल्य सीमा देख रहे हैं? क्लासिक नर्म झोंगा हुआ, 700 प्रति कार्टन। ठीक है, मुझे एक कार्टन दे दो। जियांग ताओ ने बॉस के साथ कुछ सरल शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर खुशी खुशी अपने फोन से 700 युआन स्कैन किए, बॉस द्वारा दी गई सिगरेट ली और बाहर चले गए। दोस्त, ये रहा तुम्हारा हुआजी। मैं उस गोल्डन टॉर्च को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जियांग ताओ हुआंग माओ के पास लौटा और उसे हुआजी को मुस्कुराते हुए सौंप दिया, जिससे उसे अपना मन बदलने का मौका नहीं मिला। बेशक मैं हुआंग माओ हूँ, मुझे ईमानदारी पर गर्व है, सौदा तो सौदा होता है, इसे ले लो। हुआंग मोऊ ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ से सिगरेट स्वीकार की, पछताने के बारे में सोचा भी नहीं। हुआजी के एक कार्टन के लिए कबाड़ सजावट के टुकड़े का आदान प्रदान एक उत्कृष्ट सौदा था। धन्यवाद दोस्त, मैं इसे अभी लेने जा रहा हूँ। साथ ही मैं कामना करता हूं कि आप जल्द ही अपना स्टोव बेचने में सफल हो। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए हुआंग माओ से कहा, फिर सीधे स्टोव में चला गया। फर्श पर झाड़ू लगा रही चाची की हैरान निगाहों के बीच उसने उस गोल्डन टॉर्च को उठाया और चला गया। चाची ने देखा कि यंग मास्टर ठीक बाहर था और ऐसा लग रहा था कि वह सहमत है, इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया और चुप रही। जियांग ताओ अचानक रुका, झाड़ू लगाने वाली चाची की ओर मुड़ा और पूछा, आंटी, क्या मुझे इस चीज को पैक करने के लिए एक बड़ा कचरा बैग मिल सकता है? ओह, निश्चित रूप से, एक क्षण रुकिए, मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। सफाई करने वाली चाची काफी मददगार थी। वह पास के एक छोटे से कमरे में जाकर एक बड़ा काला डिस्पोजेबल कचरा बैग ले आए और उसे जियांग ताओ को सौंप दिया। धन्यवाद आंटी, यहाँ आपके लिए कुछ सिक्के हैं, मुझे आशा है कि आपका दिन सुखद रहेगा। कचरा बैग लेते समय जियांग ताओ ने टॉर्च के मुंह से मुट्ठी भर एक युआन और 50% के सिक्के निकाले और चाची को दे दिए। गोल्डन टॉर्च को कूड़ेदान में पैक करने के बाद वह उसे दरवाजे से बाहर ले गया। मैं जा रहा हूँ दोस्त, मिलते हैं, अलविदा। हुआंग माओ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हुआजी को हवा में उछाला, सटीकता से उसे वापस पकड़ लिया और जब उसने जियांग ताओ की पीठ को दूर तक गायब होते देखा तो वह सांस लेते हुए बुदबुदाया, क्या मूर्ख है। वह गोल्डन टॉर्च वास्तव में वह चीज थी जिसे उसने अपने माता पिता के लिए 80 में ऑनलाइन खरीदा था। उन्होंने इसके लिए अपने माता पिता से 800 का दावा किया। अभी अभी जियांग ताओ के साथ हुआजी के एक डिब्बे के बदले में उसने कई गुना लाभ कमाया। वह कितना होशियार होगा, व्यवसाय करने और बड़ा पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ। ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति से मिलना सौभाग्य की बात है, इसे पाना बहुत ही कठिन था। जियांग ताओ गोल्डन टॉर्च लेकर हुआंग माओ की दृष्टि से तुरंत गायब हो गया, जैसे कि उसे डर हो कि उसे पछतावा हो सकता है और वह उसका पीछा कर सकता है।
वह चीज वास्तव में भाई टोंगजी द्वारा संकेतित एक विशेषता बोनस के साथ विशेष वस्तु थी। 700 युआन मत कहो, भले ही हुआंग माओ ने 7,000, 70,000 या 700,000 भी मांगे, जियांग ताओ अपने दांत पीसकर भुगतान करेगा। केवल 2 छोटे नदी के पत्थर उसे पहले ही कई छोटे छोटे आश्चर्य दे चुके थे। इस गोल्डन टॉड के गुण भी बहुत बुरे नहीं हो सकते। इसका मूल्य बिल्कुल पैसे से नहीं मापा जा सकता। बड़ी सड़क पर जियांग ताओ अपनी उत्तेजना को दबाते हुए सबसे पहले जूली और उसके माता पिता के लिए नाश्ता खरीदने गया। बंस की 4 दराजें, मांस और शाकाहारी दोनों, टोफू पुडिंग की 4 सर्विंग और मीठा सोया दूध, फिर 5 चाय, अंडे और कुछ तले हुए आटे की छड़ें। जब वह हाथ में बैग लेकर घर लौटा तो 8 बज रहे थे। घर पहुंचने पर जियांग ताओ ने पाया कि सभी लोग पहले ही उठ चुके थे। जूली और उसके माता पिता जियांग जू के बालों की चोटी बनाते हुए सोफे पर बातें कर रहे थे। पिताजी, आप वापस आ गए। क्या मेरे पास सोया दूध है? जब जियांग जू ने अपने पिता को अंदर आते देखा तो वह मीठी मुस्कान से मुस्कुराए। उसके चेहरे के बाईं ओर एक गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा था। प्रिय, उस बैग में क्या है? जूली ने उत्सुकता से पूछा जब उसने देखा कि नाश्ते के सामान के अलावा जियांग ताओ एक काला कचरा बैग ले जा रहा था। सुबह बाजार से कुछ खरीदा। माँ, पिताजी पहले नाश्ते के लिए आए। मेरे मालिक बाद में आपसे मिलने आएंगे। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत किया, फिर खरीदा हुआ नाश्ता रखने के लिए सीधे खाने की मेज पर गया। बेटा, एक बार जब तुम्हारे पिताजी और मैं इस जगह से परिचित हो जाएंगे तो हम नाश्ते की खरीदारी का काम संभाल लेंगे। तुम युवाओं को थोड़ा और सोना चाहिए। हाँ, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता था। मूर्ख लड़के, इसमें अपनी माँ से शर्माने की क्या बात है? ठीक है, आपके और पिताजी के लिए घूमना फिरना अच्छा रहेगा। जियांग ताओ ने अपनी माँ के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। इतने वर्षों में वह अपनी माँ को कितना जानता था। बिना कुछ किए, बिना उद्देश्य की समझ के यहाँ रहते हुए वह आराम से नहीं रह पाएगी। केवल अपना मूल्य ढूंढकर ही वह यहाँ रहने में सहजता महसूस कर सकती थी। जूली ने जियांग जू के बालों की चोटी बनाना समाप्त कर दिया और माँ और बेटी भी खाने की मेज पर आ गई। सौभाग्य से खाने की मेज इतनी बड़ी थी कि परिवार के 5 सदस्यों के एक साथ भोजन करने पर भी उस पर कोई तंगी नहीं थी। अध्याय 163, हाथ में गोल्डन टॉड। हंसी और बातचीत के साथ नाश्ता खत्म करने के बाद ओल्ड सन आया और पिताजी, माँ और जियांग जू को एक साथ बाहर ले गया। ओल्ड सन ने पहले ही यात्रा कार्यक्रम की योजना बना ली थी। आज पहला पड़ाव तियानान गेट था, उसके बाद बर्ड्स नेस्ट और वाटर क्यूब था। जियांग ताओ और जूली को जियांग जू के लिए अपने समुदाय के पास एक किंडरगार्टन की तलाश करनी थी, इसलिए वे साथ नहीं गए। आज पहले चंद्र मास का 16वां दिन था और किंडरगार्टन शुरू होने में केवल 2 या 3 दिन बचे थे। प्राथमिक कार्य जियांग जू के किंडरगार्टन में प्रवेश के मुद्दे को सुलझाना था। एक सुबह जोड़े ने समुदाय के बगल के 2 किंडरगार्टन का दौरा किया। एक लोक कल्याण किंडरगार्टन था, बाय गेजून किंडरगार्टन एक स्तर 2 किंडरगार्टन। मासिक हिरासत शुल्क 650 था और भोजन शुल्क 550 था, कुल 1200 युआन। आंगन में सुविधाएं काफी अच्छी थी, बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न स्लाइड और खिलौने थे। किंडरगार्टन में सभी शिक्षक स्नातक डिग्री वाले प्रारंभिक बचपन के पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षक थे। इस किंडरगार्टन के शिक्षण संसाधन और हार्डवेयर सुविधाएं ही जियांग फैमिली किंडरगार्टन को बहुत पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यान था जिसे एडी किंडरगार्टन कहा जाता था। प्रवेश शिक्षक के अनुसार एडी किंडरगार्टन 3,70,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। किंडरगार्टन के भीतर झीलें और ग्रीनहाउस सब्जी शेड है। स्कूल अंग्रेजी विसर्जन शिक्षा दृष्टिकोण का उपयोग करता है और गोल्फ, नृत्य, चीनी संस्कृति और मार्शल आर्ट जैसे पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। स्कूल में विदेशी शिक्षकों के पास विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ प्रमाण पत्र और योग्यताएं हैं। सभी चीनी शिक्षक प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों के स्नातक हैं, 100% शिक्षक प्रमाण पत्र रखते हैं। वे सभी प्रथम श्रेणी के शिक्षक हैं जिनके पास 5 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है। यह एडी किंडरगार्टन वस्तुतः एक महान विद्यालय है। जियांग फैमिली किंडरगार्टन की तुलना में अंतर इतना बड़ा है, ये स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। बेशक दोनों किंडरगार्टन के बीच कीमत का अंतर उतना ही बड़ा है। जियांग फैमिली किंडरगार्टन की मासिक लागत केवल 350 युआन है और पूरे वर्ष की लागत लगभग 5,000 युआन है। एडी किंडरगार्टन की वार्षिक ट्यूशन फीस 888 है। प्रवेश शिक्षक द्वारा बताई गई कीमत सुनकर जूली जियांग ताओ को खींचकर ले जाना चाहता था। 1 वर्ष के लिए किंडरगार्टन में भाग लेने का खर्च 180,000 है। यह सिर्फ पैसा जलाना है। हनी, चलो पब्लिक के साथ चलते हैं। उस इंटरनेशनल गार्डन की ट्यूशन बहुत डरावनी है। 2 किंडरगार्टन को समझने के बाद जूली ने बिना किसी हिचकिचाहट के सार्वजनिक किंडरगार्टन को चुना। हालांकि जियांग ताओ ने हाल ही में काफी पैसा कमाया था, जूली इसे सौभाग्य के रूप में देखती है। उसका पति हमेशा इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। किराया प्रति माह 10,000 से अधिक है, किंडरगार्टन की लागत प्रति माह 10,000 से अधिक है, साथ ही उन तीनों के रहने का खर्च और पॉकेट मनी भी है। ये लगभग 30,000 प्रति माह, लगभग 400,000 प्रति वर्ष है। जूली जियांग ताओ पर इतना दबाव नहीं डालना चाहती।
पत्नी, मैंने भी इसके बारे में सोचा और मुझे लगता है कि हमें इंटरनेशनल गार्डन चुनना चाहिए। हम अपनी बेटी को शुरुआती लाइन से ही इंटरनेशनल गार्डन में उन बच्चों से हारने नहीं दे सकते। ट्यूशन में प्रति वर्ष सिर्फ 180,000 है, कोई बड़ी बात नहीं। इस बार जियांग ताओ का विचार जूली से अलग था। वह अपनी बेटी के लिए बेहतर स्थितियां बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था। उनके वर्तमान आय स्तर के अनुसार जियांगजू को अंतर्राष्ट्रीय उद्यान में भेजना ज्यादा बोझ नहीं होगा। लेकिन कोई परंतु नहीं, और आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं आपको और हमारी बेटी को अब से 10 गुना 100 गुना बेहतर जीवन जीने दे सकता हूँ। हनी टिल्डा। जियांग ताओ की आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए जूली ने खुद को उसकी बाहों में फेंकते हुए उसे मुग्धता से देखते हुए चंचलता से हंसते हुए कहा, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पति अधिक आकर्षक और अधिक सुंदर होते जा रहे हैं। हा, सचमुच मुझे भी ऐसा लगता है। हनी, अगर हम एक साल में इतना पैसा खर्च करके जियोजू को इंटरनेशनल गार्डन में भेज दें तो क्या हम अभी भी दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं? जियांग ताओ को देखते ही जूली की खूबसूरत आंखें चमक उठी, जिससे पता चला कि उसने भी इस मुद्दे पर विचार किया था। हा, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। दूसरे बच्चे का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि तीसरे या चौथे बच्चे के लिए भी कोई समस्या नहीं है। अरे, आप दिन के उजाले में क्या करने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही जियांग ताओ ने बोलना समाप्त किया, जूली ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उसे बेडरूम की ओर खींच लिया। मुझे चाहिए टिल्डा, माँ और पिताजी यहाँ हैं। रात का समय असुविधाजनक है, अब से हम दिन का समय अपनाएंगे टिल्डा। बम। मास्टर बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। जल्द ही कमरा जूली की मनमोहक मधुर गुंजन से भर गया। 1 घंटे बाद जब जियांग ताओ और जूली ने अपना स्नान समाप्त किया तो उनके फोन पर ऑर्डर की गई डिलीवरी आ गई। हनी टिल्डा हर दिन एक साथ रहना बहुत खुशी महसूस करता है। जूली ने मीठी और खट्टी पसलियों को खाया जो जियांग ताओ ने उसके लिए मंगवाई थी, उसकी पसंदीदा, जबकि उसने खुशी और संतुष्टि से भरी मुस्कान के साथ अर्धचंद्राकार आंखों से और जियांग को देखा। अध्याय 164। धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड और एक पुराना परिचित। एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन वीआईपी स्वागत क्षेत्र के बाहर। खटखटाओ। हल्के नाजुक मेकअप वाली बैंगनी रंग का सूट सेट और मास्क के रंग का मोजा पहने एक महिला दरवाजे पर खड़ी हुई और दस्तक दी। अंदर आए। अंदर की आवाज सुनकर जियांग ही ने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। सिस्टर डोंग, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, बस आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जियांग ही डेस्क के पास पहुंचे और अनार के लाल फ्रेम वाले चश्मे और घुंघराले बालों वाली एक महिला से सम्मानपूर्वक बात की। डोंग मेई ने धीरे से बोलते हुए अपने हाथ में कार्बन पेन नीचे रख दिया। जियांग, तुम ठीक समय पर वापस आ गए। आज दोपहर कुछ माता पिता अपने बच्चे का नामांकन कराने आ रहे हैं और यह आपकी कक्षा का बच्चा है। आप अभिभावकों को हमारे परिसर में ले जाएंगे और उन्हें हमारे विशेष पाठ्यक्रमों से परिचित कराएंगे। आज ही नामांकन करवाने का प्रयास करें। ठीक है सिस्टर डोंग, मैं समझ गया। जियांग ही ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। यह उसकी जिम्मेदारियों का हिस्सा था। उसे बस अपने दिल में उम्मीद थी कि बच्चे के माता पिता उस दुष्ट की तरह नहीं होंगे जो पिछली बार उसके संवेदनशील क्षेत्रों को घूरना बंद नहीं करेंगे। बाद में माता पिता से पहले ही संपर्क कर ले कि वे कब आ रहे हैं। गेट पर उनका स्वागत करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे उस उत्साह और महत्व को महसूस करें जो हमारा एडी छात्रों के माता पिता को देता है। यहाँ माता पिता का नाम और फोन नंबर है। ओह, क्या संयोग है। जियांग ताओ, इस ग्राहक का उपनाम आपके जैसा ही है, जियांग, और आपके नाम आपके परिवार के लगते हैं। डोंग मेई ने मजाक में जियांग ही को जियांग ताओ की जानकारी वाला एक HR पेपर सौंपते हुए हंसी उड़ाई। जियांग ताओ। जियांग ही HR पेपर लेने के लिए पहुंची और उस पर नाम देखकर वह थोड़ा सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत एक स्पष्ट आकृति उभरी। यह एक सुंदर लड़का था। उस समय विश्वविद्यालय परामर्शदाता के रूप में अपने करियर की पहली कक्षा में अपने आत्म परिचय के बाद उन्होंने छात्रों से एक एक करके अपना परिचय देने के लिए कहा। आत्म परिचय के लिए खड़े होने वाले पहले लड़के का नाम जियांग ताओ था। दोनों का नाम जियांग ही और जियांग ताओ रखा गया और एक दूसरे के बाद उनके परिचय से छात्रों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ शरारती छात्रों ने मजाक में पूछा कि क्या वे रिश्तेदार या भाई बहन हैं। उस आत्म परिचय के कारण जियांग ताओ ने जियांग ही पर गहरी छाप छोड़ी। बाद के वर्षों में जियांग ही ने स्पष्ट रूप से कक्षा के अन्य लोगों की तुलना में जियांग ताओ का अधिक ध्यान रखा, मानो वह सचमुच उसे छोटा भाई मानती हो। साल बीतते गए और लगभग 1 दशक बीत गया। एक बार युवा लड़का अब परिवार का स्तंभ होना चाहिए, है ना? युवावस्था की सुंदरता को याद करते हुए जियांग ही के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। जियांग ताओ एक बहुत सामान्य नाम है, यह महज एक संयोग होगा। जियांग ही ने कागज हटा दिया, डोंग मेई को विदाई दी और जाने के लिए मुड़ गई। अपने कार्यालय में वापस आकर जियांग ही ने अपने सूट की छोटी जेब से अपना फोन निकाला और HR पेपर पर नंबर डायल किया। ये शिशी का नंबर है। यह देखकर कि डायल किया गया नंबर उसी शहर का था जहां वह कभी पढ़ाती थी, जियांग ही एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गई। अंगूठी।
उत्तर देने से पहले थोड़ी देर तक फोन की घंटियां बजती रहीं। दूसरी ओर से एक आदमी की हल्की सी सांस भरी आवाज आई। नमस्कार मिस्टर जियांग, मैं आईटी इंटरनेशनल किंडरगार्टन से कक्षा के 4-3 के होम रूम शिक्षक जियांग ही हूं। मैं आपके आने और अपने बच्चे के नामांकन को संभालने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहता हूं। जियांग ही, ओह नमस्ते शिक्षक जियांग, हम वहां लगभग 3 बजे होंगे। खांसी, ठीक है, मैं गेट पर आपका इंतजार करूंगा, आपसे मिलने का इंतजार करूंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। दूसरे पक्ष ने जियांग ही को जवाब देने का मौका दिए बिना बोलने के बाद जल्दी से फोन रख दिया। कॉल समाप्त करते हुए जियांग ही की खूबसूरत विलो भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। नाम, फोन नंबर और आवाज सभी उसके पूर्व छात्र की ओर इशारा करते हैं। क्या यह सचमुच वह हो सकता है? यह महज एक संयोग होना चाहिए। जियांग ही ने एडी किंडरगार्टन की अत्यधिक ट्यूशन के बारे में सोचा और तुरंत महसूस किया कि यह जियांग ताओ वही नहीं है जिसे वह जानती थी। किंडरगार्टन विभाग के लिए वार्षिक ट्यूशन 183,000 था, जो लगभग उसके वार्षिक वेतन के बराबर था। यहां तक कि बीजिंग जैसी जगह में भी इसे महान किंडरगार्टन माना जा सकता है। जब तक किसी के पास करोड़ों की संपत्ति न हो, वे अपने बच्चे को यहां भेजने में अनिच्छुक होंगे। वह जिस छात्रा को जानती थी वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट था। कुछ हद तक सुंदर होने के अलावा उन्होंने कॉलेज के दौरान कोई विशेष प्रतिभा नहीं दिखाई थी। कुल मिलाकर उसे 6 या 7 साल पहले ही स्नातक होना चाहिए था। $10 लाख की संपत्ति अर्जित करने की संभावना बहुत कम थी, जब तक कि वह लॉटरी न जीत जाए। बाई गेजुंग, नया गांव, जिला। जियांग ताओ लिविंग रूम में बड़े सोफे पर आराम से बैठे थे। जूली उससे दूर मुंह करके कूड़ेदान के पास अपना मुंह धोते हुए मुंह बना रही थी। प्रिय, अभी वह कौन थी? आवाज अच्छी लग रही थी, वह अवश्य ही सुंदरी होगी। जूली ने अपने छोटे चेरी मुंह से पानी उगल दिया, अपना सिर जियांग ताओ की ओर घुमाया और आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। जियांग की प्रशंसा करने के बाद जूली के नाजुक चेहरे पर लाली फीकी नहीं पड़ी, जिससे वह और भी सुंदर दिखने लगी। मेरी पत्नी से अधिक सुंदर कोई नहीं है, एडी किंडरगार्टन के एक शिक्षक ने कहा था कि वे आज दोपहर को हमारा स्वागत करेंगे। जियांग ताओ ने सोफे से उठते हुए और अपनी पैंट की जिपर ऊपर खींचते हुए कहा। जूली के प्रति उनकी प्रशंसा निष्ठाहीन नहीं थी। किसने कहा कि घर के फूल जंगली फूलों की तरह सुगंधित नहीं होते? उसकी प्यारी पत्नी के मामले में ऐसा नहीं है। कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? क्या हमें अभी जाना चाहिए? जूली ने कूड़े के थैले को कूड़ेदान में बांधते हुए कहा, बाद में इसे नीचे ले जाने की तैयारी कर रही थी। अध्याय 165, धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड और एक पुराना परिचित। हम 3 बजे पर सहमत हुए, कोई जल्दी नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। हम मुझे अपने बाल ठीक करने दीजिए और अपना मेकअप ठीक करने दीजिए, आपने मेरे बाल खराब कर दिए हैं। जूली ने और जियांग को चुलबुली नजरों से देखा, फिर मुड़ी और अपने कूल्हों को बेडरूम की ओर घुमाया। घर पर एक प्यारी पत्नी के साथ गोजी बेरी भी मुझे ठीक नहीं कर सकती। अपनी पत्नी की सुंदर आकृति को देखकर ओल्ड जियांग ने अपनी कमर को छू लिया। उन्होंने गुप्त रूप से थर्ड ब्रदर द्वारा सुझाए गए अखरोट और झींगा जैसे किडनी पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अधिक खाने का फैसला किया, जबकि जूली अपना मेकअप और बाल ठीक करने के लिए कमरे में वापस चली गई। जियांग ताओ मुड़े और उस कमरे की ओर चले गए जो मूल रूप से उनकी बेटी जियांगजू के लिए था। आज सुबह उसने वह गोल्डन टॉड वहां रख दिया और अभी तक उसे इसका बारीकी से अध्ययन करने का मौका नहीं मिला था। अंदर जाने के बाद उसने तेजी से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। जियांग ताओ अंदर वैनिटी टेबल की ओर कुछ कदम बढ़ा और काले कचरे के थैले से गोल्डन टॉड को बाहर निकाला, जो मूल रूप से कांस्य रंग का गोल्डन टॉड था। अब जियांग ताओ के दृश्य में गहरे सुनहरे रंग की चमक से चमक रहा है। उसी समय गोल्डन टॉड के ऊपर पाठ की 2 पंक्तियां थीं। आइटम का नाम, धन आकर्षक गोल्डन टॉड। स्थिति, अनबाउंड, निष्क्रिय। पाठ को देखने पर गोल्डन टॉड को सक्रिय करने की विधि तुरंत जियांग ताओ के दिमाग में आई। बहुत सरल है, इसे सक्रिय करने के लिए इसके बड़े मुंह में बस खून की एक बूंद डालें और फिर यादृच्छिक गुण प्राप्त करें। क्या यह रक्त पहचानने की प्रक्रिया है? बिल्कुल भी उन्नत नहीं, बहुत आदिम। शिकायत के बावजूद जियांग ताओ अभी भी गोल्डन टॉड के भीतर छिपी विशेष विशेषताओं की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने लापरवाही से अपने स्वेटर के सामने से एक छोटा सा ब्रोच हटा दिया। जियांग ताओ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी बाएं और दाएं तर्जनी पर चुभाया, लेकिन छेदा नहीं। स्वयं को नुकसान पहुंचाना सचमुच कठिन है। 2 और कोशिशों के बाद आखिरकार उसने त्वचा तोड़ दी और उसकी उंगलियों से गहरे लाल रक्त का एक छोटा सा कण निकला। जल्दी से जियांग ताओ ने अपनी उंगली गोल्डन टॉड के मुंह में बढ़ा दी। एक हल्के झटके के साथ खून का कण गोल्डन सिकाडा के बड़े मुंह में गिर गया। आइटम बाध्यकारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। आइटम सक्रिय हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। आइटम बाइंडिंग सफल, सक्रियण सफल। आइटम का नाम, धन आकर्षक गोल्डन सिकाडा। बाइंडर जियांग ताओ। विशेषता, 8 गुना धन। 8 गुना धन। धन आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड धन और नकदी के लिए 1:1 के रूपांतरण अनुपात के साथ प्रतिदिन 10,000 अंक धन को अवशोषित कर सकता है। वर्तमान धन आकर्षित करने वाले गोल्डन सिकाडा ने 5 धन अंक अर्जित किए हैं,
क्या आप अब नकदी के बदले विनिमय करना चाहेंगे? गल्प। धन आकर्षित करने वाले गोल्डन सिकाडा की शुरुआत देखकर जियांग ताओ इसे निगलने से खुद को रोक नहीं सका। एक विनिमय अनुपात के साथ एक दिन में 10,000 धन अंक अवशोषित करने का मतलब है कि वह एक दिन में 10,000 RMB नकद निकाल सकता है। वह प्रति माह 300,000 है। प्रति वर्ष 3,650,000। इस चीज के साथ भले ही वह बीजिंग में लेट जाए, वह अपना शेष जीवन अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक आराम से जी सकता है। 300,000 प्रति माह की निष्क्रिय आय क्या अवधारणा है? ये लगभग बैंक में 1 अरब रखने जैसा है। ये चीज व्यवहारिक रूप से एक सूप अप सुनहरे चावल का कटोरा है। इस समय जियांग ताओ को आखिरकार समझ में आ गया कि नेटिजनों का प्रबल जीवन से क्या मतलब है, जो आनंददायक है। वह अनुभव कर रहा है कि लगातार अभिभूत और लगातार रोमांचित होना कैसा होता है। ये केवल 700 RMB के लिए 3,650,000 की निष्क्रिय वार्षिक आय वाली सुनहरी उंगली खरीदने जैसा है। बहुत बढ़िया। विचार में खोए रहने के दौरान जियांग ताओ ने देखा कि गोल्डन सिकाडा के धन अंक पहले ही 20 तक पहुंच चुके थे। उन्होंने वेल्थ पॉइंट्स को नकदी में बदलने की कोशिश की और निकासी शुरू की। अगले ही पल उसने पैसों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और देखा कि उसके जीपे पर 20 RMB का छोटा ट्रांसफर सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था। अब मेरे पास अतिरिक्त स्थिर आय है, बुरी नहीं। जियांग ताओ की नजर वैनिटी टेबल पर धन को आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट की ओर चली गई। आंखें उत्साह से चमक रही थी। अब से उसे इस पूर्वज का उचित सम्मान करना होगा। अगर डियो माओ को पता होता कि आज सुबह उसने सिगरेट के एक पैकेट के लिए सोने की उंगली का सौदा किया है, तो शायद वह बाथरूम में अपनी आंखें फाड़ कर रोएगा, है ना? अपना फोन जेब में रखते हुए जियांग ताओ ने धन को आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट को अपने हाथों में उठाया और उसे बसाने के लिए जगह की तलाश में बाहर निकल गया। कोई भी जगह इतनी सुरक्षित नहीं लग रही थी। चिंता थी कि कोई इसे चुरा न ले। मुझे इसे बंद करने के लिए एक तिजोरी खरीदनी होगी, तभी यह सुरक्षित रहेगी। जियांग ताओ ने धन को आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट को मास्टर बेडरूम में ले जाते हुए खुद से बुदबुदाया, पति, आप इसे यहाँ किस लिए ला रहे हैं? ओह, ये बहुत बदसूरत है टिल्डा। वैनिटी में बैठकर अपना मेकअप ठीक करते हुए जूली ने वहां लाए गए धन आकर्षक गोल्डन सिकाडा जियांग ताओ को देखा और घृणा से अपना प्यारा चेहरा सिकोड़ लिया। इसे बदसूरत मत कहो, ये चीज धन्य है, नदी के पत्थर की तरह जो मैंने तुम्हें दिया था, ये बहुत प्रभावी है। ये हमारे परिवार के धन का देवता है, हमें इसकी अच्छे से पूजा करनी चाहिए। जैसे ही जियांग ताओ ने बात की, उसने बिस्तर के बगल में नाइटस्टैंड की दराज खोली और उसे फिर से बंद करने से पहले सावधानी से धन को आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट को अंदर रख दिया। ओ सचमुच, फिर तो इसकी अच्छे से पूजा होनी चाहिए। लेकिन प्रिय पति, तुमने हमारे धन के देवता को दराज में क्यों बंद कर दिया? क्या तुम इसी तरह उसकी पूजा करते हो? अपना वाक्य समाप्त करते हुए जूली ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, यह महसूस करते हुए कि उसका पति काफी मूर्ख चरित्र का था जब वह नासमझ हो गया। मुझे बस डर है कि कोई इसे चुरा लेगा, खेत से बेहतर सुरक्षित होगा। क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? हमें बाहर जाना चाहिए। जियांग ताओ फर्श से उठे, जूली की ओर देखने के लिए मुड़े और अचानक उनकी शक्ल देखकर दंग रह गए। उसके पतले लाल होंठ ताजा लेकिन नर्म लिपस्टिक से रंगे हुए थे, उसकी आंखें जीवंत थीं और उसकी आकर्षक विशेषताएं एकदम सही थीं। पति, मुझे ये जांचने में मदद करें कि क्या कोई और चीज है जिसे साफ करने की जरूरत है। ये जियोजू के भावी होमरूम शिक्षक से पहली बार मिल रहा है, मैं एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता हूँ। बोलते समय जूली जियांग ताओ के सामने घूम गई और उसे अपने फिगर का पूरा प्रदर्शन दिया। अध्याय 166, धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड और एक पुराना परिचित। उत्तम टिल्डा। जियांग ताओ ने जिन के हाव भाव की नकल की और उनकी सर्वोच्च प्रशंसा की। हे, इस तरह यह मेरे सुंदर पति पर सूट करता है टिल्डा। जूली जियांग ताओ के पास गई, उसकी बाह पकड़ी और उसकी आंखों में इतने प्यार से देखा कि वह लगभग उमड़ पड़ा। अगर उसकी बहन जू शा ने यह दृश्य देखा तो वह निश्चित रूप से अपनी आंखें घुमा लेगी, ये सोचकर कि उसकी बहन के प्रेमग्रस्त मस्तिष्क ने फिर से आघात किया है। सभी कपड़े पहने हुए जूली ने जियांग ताओ का हाथ पकड़ लिया, बातचीत करते हुए और हंसते हुए जब वे एक साथ घर से निकले। उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे पर डाउन बटन दबाया और लिफ्ट का इंतजार करने लगे। चरमराहट। जब वे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके पीछे तिरछे अपार्टमेंट के दरवाजे ने अचानक आवाज की और फिर से बंद हो गया। काले फ्रेम का चश्मा और मध्यम लंबाई के खुले बालों वाला लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति गंभीर दिख रहा था, उनके पीछे एक काला ब्रीफकेस पकड़े खड़ा था। किसी को आता हुआ सुनकर जूली ने बात करना बंद कर दिया और शांत हो गई। जियांग ताओ, जो इस क्षेत्र में नया था, का अपने पड़ोसियों को जानने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। लगभग 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद लिफ्ट धड़धड़ाते हुए पहुंची और अपने दरवाजे खोल दिए। जियांग ताओ, जूली और उनके पीछे का आदमी एक के बाद एक लिफ्ट में दाखिल हुए। वे तीनों एक साथ लिफ्ट से नीचे उतरे। भूतल पर पहुंचने के बाद जियांग ताओ और जूली ने अपनी मर्सिडीज GLS को समुदाय के सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया और एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन की ओर चले गए। हब्बी, जिस आदमी के साथ हम नीचे गए थे,
वह बहुत गंभीर लग रहा था, निश्चित रूप से उस प्रकार का नहीं है जिसके साथ मिलना जुलना आसान हो। अगर उसके साथ मिलना मुश्किल है तो ऐसा मत करो। एक बड़े शहर में आपके पास 10 साल से अधिक समय से पड़ोसी हो सकते हैं और फिर भी आप उनमें से कई को नहीं जानते हैं। पति, अब यहाँ घरों की कीमत क्या है? हमारी जैसी जगह की कीमत कितनी है? मैंने अपने मालिक से सुना, ये लगभग 37 या 38 हजार प्रति वर्ग मीटर है। हमारी जगह 138 वर्ग मीटर है। आप खुद ही हिसाब लगा लें। 37,000 गुना 138 बराबर बराबर। जैसे ही जूली ने बात की, उसने गणना करने के लिए गंभीरता से अपना फोन निकाला। 5,106,000। हे भगवान, यहाँ तक कि जैकपॉट हासिल करना और प्रथम पुरस्कार जीतना भी करों के बाद पर्याप्त नहीं होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह ग्रेट बीजिंग है। आवास की कीमतें पागलपन भरी हैं। इसे वहन नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि हम किराए पर रहना जारी रखें। घर के मूल्य की गणना करने के बाद जूली ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली और अपना सिर हिलाते हुए कहा कि वे इसे वहन नहीं कर सकते। और यह बीजिंग की 5वीं रिंग के ठीक बाहर है। दूसरी और तीसरी रिंग के अंदर कीमतें दोगुनी से भी अधिक हैं। चिंता मत करो, किराए पर लेना केवल अस्थायी है। 1 या 2 साल में हम बीजिंग के अधिक व्यस्त हिस्से में एक घर खरीदने में सक्षम होंगे। और फिर मैं आपके लिए मासेराती या कुछ और लाऊंगा ताकि आप हर दिन गाड़ी चला सकें। जियांग ताओ ने गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। सभी दैनिक युक्तियों के साथ और अब पैसा बनाने का चमत्कार, धन आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड। यदि वह बीजिंग में घर नहीं खरीद सकता या अपनी पत्नी को लग्जरी कार नहीं दिलवा सकता, सुनहरा स्पर्श पाने के बाद वह निश्चित रूप से सबसे दयनीय नायक बन जाएगा। उसे किताबों में लिखा जाएगा। अनगिनत नेटिजन्स द्वारा गोथम क्लाउन के रूप में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। आप अद्भुत हैं पति, हम माँ और बेटी आपको पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। जूली ने और जियांग को प्यार से देखा, जो एक हाथ से गाड़ी चला रही थी, और उसने अपना बड़ा हाथ उसके गाल पर दबा दिया। इस समय जूली को लगा कि वह दुनिया की सबसे खुश महिला है। कार या घर के बिना भी जब तक उसका पति उसके साथ था, ये काफी था। लेकिन मासेराती के बारे में भूल जाए। लोग सोच सकते हैं कि मैं बहुस्तरीय मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद जूली अपने ही चुटकुले पर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके गोरे लोग इधर उधर उछल रहे थे। जियांग ताओ को एहसास हुआ कि वह सही थी। मासेराती की छवि ई-कॉमर्स और एमएलएम सर्किलों में खराब हो गई थी। बहुत सारे वायरल विज्ञापन थे जो किसी को उसके एमएलएम व्यवसाय के लिए मासेराती प्राप्त करने पर बधाई दे रहे थे। यहाँ तक कि वास्तविक धनी ग्राहक जो मासेराटीज खरीद सकते थे, उन्हें खरीदने के लिए अनिच्छुक थे। जो चीज पहले रुतबे और धन का प्रतीक हुआ करती थी, वह अब लगभग एमएलएम और ई-कॉमर्स का प्रतीक बन गई है। हंसते और बातें करते हुए उनकी मर्सिडीज जीएलएसएडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन के द्वार पर पहुंची। कई दर्जन मीटर की दूरी से जियांग ताओ ने कार की खिड़की से एक महिला को स्कूल के गेट पर इंतजार करते देखा। महिला ने बैंगनी रंग का सूट और स्कर्ट पहना था और पैरों में मास्क के रंग का मोजा पहना हुआ था। उसके जेट काले बालों को पिन किया गया था, जिससे लंबी गोरी गर्दन दिख रही थी। वह एक खूबसूरत युवा विवाहित महिला थी। हब्बी, क्या वह जियोजू का भावी क्लास टीचर हो सकता है? जूली ने अपने फोन पर समय देखा। ये दोपहर 2:57 बजे था। उस समय के बहुत करीब जब जियांग ताओ ने शिक्षक के साथ फोन पर सहमति व्यक्त की थी। शायद। जैसे जैसे वे करीब आए, जियांग ताओ ने धीरे धीरे गेट पर शिक्षक का चेहरा देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या हो रहा है पति? जियांग ताओ की असामान्य अभिव्यक्ति को देखते हुए जूली ने उत्सुकता से पूछा। जियोजू की यह क्लास टीचर, वह मेरे कॉलेज सलाहकार की तरह दिखती है। वह वास्तव में वही व्यक्ति हो सकती है क्या? आपका कॉलेज सलाहकार? जियांग ताओ के शब्दों से जूली चौंक गया। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? उनके पति के कॉलेज सलाहकार अब अपने पति की बेटी को पढ़ा रहे हैं। चरमराहट। मर्सिडीज जीएलएस जियांग ही के सामने रुकी। ड्राइवर और यात्री के दरवाजे लगभग एक साथ खुले। जियांग ताओ और जूली कार से बाहर निकले। शिक्षक जियांग, क्या ये वास्तव में आप हैं? आप पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। बाहर निकलने पर जियांग ताओ ने पुष्टि की कि उसके सामने वाली महिला वास्तव में उसकी पूर्व कॉलेज सलाहकार जियांग यी थी। अध्याय 167, धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड और एक पुराना परिचित। निस्संदेह जियांग यी की उम्र भी उतनी नहीं थी। जब वह जियांग ताओ और अन्य लोगों को पढ़ा रही थी, तब वह केवल 23 वर्ष की थी। उनसे केवल 3 या 4 वर्ष बड़ी थी। जियांग ताओ, क्या ये सचमुच तुम हो? जब मैंने आपके बारे में जानकारी देखी तो मैं सोच रहा था कि क्या यह आप हो सकते हैं, और यह वास्तव में है। बीजिंग जैसी बड़ी जगह में अप्रत्याशित रूप से अपने पूर्व छात्र से मिलने पर जियांग ही को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादातर आश्चर्यचकित। 10 लाख से अधिक कीमत की मर्सिडीज चलाना, अपनी बेटी को इस अंतर्राष्ट्रीय किंडरगार्टन में भेजना जिसकी लागत प्रति वर्ष 180,000 से अधिक है, और उसके बगल में जो महिला है वह उसकी पत्नी होनी चाहिए, है ना? वह टीवी के बड़े स्टॉर्स से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि मेरा छात्र बहुत अच्छा कर रहा है, सचमुच सफल। शिक्षक जियांग, मैं आपका परिचय करा दूं, यह मेरी पत्नी जूली है। लिली, ये 4 साल से मेरी यूनिवर्सिटी क्लास सलाहकार है। जियांग यी। शिक्षक जियांग,
नमस्कार शिक्षक जियांग। हेलो जूली। जब जूली और जियांग ही ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया तो वे एक दूसरे का आकार भी बढ़ा रहे थे, अपने दिलों में गुप्त रूप से एक दूसरे से तुलना कर रहे थे। ऊंचाई के मामले में 1.72 मीटर लंबे जूली ने 1.65 मीटर लंबे जियांग ही को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। हालांकि जियांग ही की 5 सेमी फीट तो ऊंची एड़ी के मुआवजे के साथ वे बहुत अलग नहीं दिखते थे। जूली का शरीर पतला और लंबा था, जबकि जियांग ही एक खूबसूरत जेड जैसी खूबसूरत महिला थी। शक्ल, सूरत और स्वभाव के मामले में दोनों लगभग बराबर के थे। पहले कार में बैठो लिली। शिक्षक जियांग, मैं आप सभी को अंदर ले जाऊंगा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए जूली और जियांग ही का स्वागत किया और उन्हें परिसर में ले गया। जियांग ही के निर्देशन में जियांग ताओ सीधे प्रीस्कूल विभाग पहुंचे और उनके मार्गदर्शन के साथ परिसर का दौरा किया। एडी इंटरनेशनल गार्डन में नर्सरी के अलावा इसके अपने प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय विभाग भी है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति इजाजत दे तो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने तक यहाँ पढ़ाई की जा सकती है। कल प्रवेश के प्रभारी शिक्षक के अनुसार एडी स्कूल में 25% से अधिक स्नातक दुनिया के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। 75% से अधिक स्नातक विश्व के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में नामांकन दर 100% है। यदि कोई विदेश में अध्ययन नहीं करना चाहता है तो घरेलू स्नातक नामांकन दर भी लगभग 100% है। कुछ प्रयासों के साथ 985 और 211 स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करना संभव है। आखिरकार एडी इंटरनेशनल गार्डन में किंडरगार्टन से शुरू होकर वार्षिक ट्यूशन 180,000 से अधिक है। किंडरगार्टन से हाई स्कूल स्नातक तक जाने वाले एक बच्चे की लागत 2 मिलियन से अधिक होगी। एडी में एक बच्चे को प्रशिक्षित करने की लागत एक नियमित स्कूल की तुलना में 10 गुना अधिक है। यदि कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जियांग ही ने जियांग ताओ और जूली को प्रीस्कूल विभाग का व्यापक दौरा कराया। अध्ययन क्षेत्र, खेल क्षेत्र, भोजन क्षेत्र और विश्राम क्षेत्र सभी में एक शानदार और भव्य वातावरण था। यहाँ जियांग फैमिली किंडरगार्टन की तुलना में वे पूरी तरह से दो अलग दुनिया है। स्कूल में जियांग ही का पीछा करना और उसके स्पष्टीकरण सुनना जूली को भी यहाँ अच्छा लगने लगा। उसे लगा कि 180,000 की ट्यूशन इतनी महंगी नहीं है। दौरा खत्म हुआ। जियांग ही नामांकन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जियांग ताओ और जूली को प्रवेश कार्यालय में ले गया और एक ही बार में 197,000 शुल्क का भुगतान किया। जियांग जू ने सफलतापूर्वक K4 दूसरी कक्षा में दाखिला लिया, जो जियांग ही के नेतृत्व वाली प्रीस्कूल विभाग की बड़ी कक्षा थी। नामांकन पूरा करने के बाद जूली ने जियांग ही की ओर गंभीरता से देखा और कहा, शिक्षक जियांग, हमारी जू अभी ग्रामीण इलाकों से आई है और नामांकन के बाद उसे यहाँ गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हमें भविष्य में आपकी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी। जियांग ही ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, यहाँ हम छात्र की क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं और हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह पाठ्यक्रम को जल्दी से समझ ले। धन्यवाद, हम इसकी सराहना करते हैं। आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। अब हम वापस चलेंगे, स्कूल शुरू होने पर मिलेंगे। यात्रा पूरी होने और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जियांग ताओ और जूली ने जियांग ही को विदाई दी और चले गए। जब दोनों घर लौटे तो शाम के 5 बज चुके थे। उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। वे दोनों बड़ी खरीदारी के लिए पास के वुमात सुपरमार्केट गए। उन्होंने एक चावल कुकर, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, सूप पॉट, वह सब कुछ खरीदा जो उपयोगी हो सकता था। फिर अनाज, सब्जियां, मांस, अंडे, दूध और मसाले जैसे तेल, नमक और सिरका। जूली ने जियांग ताओ से कई किडनी पौष्टिक और सार मजबूत करने वाले तत्व जैसे गोजी बेरी, झींगा, अखरोट, काजू और सीप भी खरीदे। रसोई, जो मूल रूप से खाली थी, अब खाली नहीं थी और खाली रेफ्रिजरेटर विभिन्न सामग्रियों से भरा हुआ था। लिविंग रूम में बड़ी कॉफी टेबल पर फलों की थाली में भी कई प्रकार के धुले हुए फल थे। बीजिंग में जियांग परिवार का जीवन धीरे धीरे एक दिनचर्या में बदल गया। अध्याय 168, सिस्टम को फिर से अपग्रेड करना और पीड़ित झांकचाओ। पलक झपकते ही जियांग ताओ के 5 लोगों के परिवार को बीजिंग पहुंचे आधा महीना बीत चुका है। जियांग जू ने आधिकारिक तौर पर एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन में दाखिला लिया और कक्षा के 4-2 में एक नया छात्र बन गया। वह ग्रामीण किंडरगार्टन से सीधे एडी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में चली गई। पहले कुछ दिनों तक जियांग जू को अभी भी इसकी आदत नहीं थी। वह हर दिन रोती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, घर जाना चाहती थी, अपनी पिछली कक्षा के दोस्तों को याद करती थी। जियांग ही की सावधानीपूर्वक देखभाल और धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के तहत जियांग जू को अपनी नई कक्षा में एकीकृत होने और कई नए दोस्त बनाने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगा। हालांकि सभी पहलुओं में उसका प्रदर्शन अभी भी उसके सहपाठियों से पीछे था। जियांग जू को अपने पिता जियांग ताओ की तरह सहज होने का लाभ मिला। छोटी बच्ची को अपने ग्रेड के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह हर दिन खुशी से खेलती थी, घर लौटने पर बिना रुके बातें करती थी। उसने आज एक नया दोस्त बनाया, कल उसे एक छोटा दोस्त मिल गया और धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों को घर वापस भूल गई।
इसके अलावा बच्चों की सीखने या नकल करने की क्षमता वास्तव में काफी मजबूत होती है। एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन के सीखने के माहौल और अनूठे वातावरण में जियांग जू की प्रगति जियांग ताओ के लिए आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। शून्य स्तर की अंग्रेजी क्षमता होने के कारण वह वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों को भी नहीं पहचान पाती थी। एडी में केवल 10 दिनों में जियांग जू के अंग्रेजी बोलने के कौशल ने जियांग ताओ को पीछे छोड़ दिया। जब घर में छोटी बच्ची पक्षियों की भाषा बोलती थी तो जियांग ताओ को सिरदर्द होने लगता था और उसे चीनी भाषा में बात करने के लिए मिन्नत करनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कभी कभार यूरोपीय और अमेरिकी फिल्में देखने के अलावा जियांग ताओ दैनिक जीवन में शायद ही कभी अंग्रेजी से जुड़े थे। स्कूल में सीखा गया लगभग सारा ज्ञान उन्होंने शिक्षकों को लौटा दिया। दूसरी ओर जू ली को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही घर पर पूर्णकालिक गृहिणी बनी रही। जियांग जू को अपनी पढ़ाई में पढ़ाते समय वह भी हर दिन सीखती थी, प्रगति करती थी और अपनी बेटी के साथ बढ़ती थी। बीजिंग में पिछले आधे महीने में वह पहले से ही समुदाय के आसपास के विभिन्न सुपरमार्केट और शॉपिंग क्षेत्रों से परिचित हो चुकी थी और परिवार के लिए किराने का सामान खरीदने और खाना पकाने का काम फिर से शुरू कर दिया था। दिन में सबके घर से चले जाने के बाद वह कपड़े धोती और घर की सफाई करती। फिर वह योग का अभ्यास करने और कुछ एरोबिक्स करने के लिए कीप के पाठ्यक्रमों का पालन करेगी। जूली का पहले से ही अच्छा फिगर व्यायाम की बदौलत और भी सुडौल हो गया। उनके शब्दों में, उन्होंने फिटनेस के दर्द को सहन किया जबकि ओल्ड जियांग को कुछ भी नहीं करना पड़ा और उन्होंने अपनी फिटनेस के परिणामों से खुशी को दोगुना कर दिया। पिताजी, माँ और ओल्ड सन ने बीजिंग के लगभग सभी प्रसिद्ध आकर्षणों का दौरा किया था। तियानान गेट, फॉरबिडन सिटी, बर्ड्स नेस्ट, वाटर क्यूब, समर पैलेस, युवानमिन गार्डन, जियांग शांत, बेडलिंग ग्रेट वॉल इत्यादि इत्यादि। हर स्थान पर तीनों के पैरों के निशान और स्मारक तस्वीरें छोड़ी गईं। अपने गृहनगर जियांग फैमिली मैनर से बीजिंग तक सुखद बातचीत के इस महीने में जियांग ताओ के 5 लोगों के परिवार और ओल्ड सन के बीच संबंध धीरे धीरे घनिष्ठ हो गए थे। जियांग जू ने ओल्ड सन को अपने गॉड दादा के रूप में भी मान्यता दी। हाल ही में जियांग ताओ ने भी कार्य अवस्था में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह वास्तव में काम नहीं कर रहा था, फिर भी वह व्यस्त होने का दिखावा करता था। हर दिन घर पर कुछ न करते हुए नहीं बिताया जा सकता था। वह रोज सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलता था, टहलने के लिए पेन गार्डन जाता था और शाम 5 बजे के बाद घर लौटने के लिए काम खत्म किया। हालांकि इस दौरान जियांग ताओ की किस्मत कुछ हद तक औसत रही। यहां तक कि हर दिन पेन गार्डन के आसपास उच्च तीव्रता वाली गश्त के बावजूद उसने छिपे हुए खजाने को इकट्ठा करने से संबंधित कोई खुफिया जानकारी नहीं दी। सौभाग्य से बुनियादी जीवन आश्वासन के रूप में धन आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट से दैनिक 10,000 युआन के साथ जियांग ताओ चिंतित नहीं थे। अतीत में वह प्रति माह मात्र 7 से 8,000 युआन पर थकावट के साथ काम करते थे। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और उसके पास 300,000 युआन की गारंटी शुदा आय थी, जिससे उसकी जीवनशैली में मामूली अंतर से भी अधिक सुधार हुआ। 300,000 युआन की मासिक आय के साथ चिंता करने की क्या बात है। यह आय वर्तमान उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। प्रति माह 300,000 युआन की पॉकेट मनी के साथ वह ये सब खर्च भी नहीं कर सकता था। हालांकि हाल ही में कोई मूल्यवान खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। जियांग ताओ पूरी तरह से आय के बिना नहीं था। निर्देशक जियाओजी का हस्ताक्षरित कार्ड, जिसे उन्होंने पहले हेवन फाइटिंग बैग से प्राप्त किया था, सफलतापूर्वक 98,000 युआन में बेचा गया था। पिंग काउंटी के पुलिस स्टेशन में एक भगोड़े की सूचना देने के लिए 100,000 युआन के इनाम ने भी अपनी अनुमोदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसने घर से अपने चाचा को इनाम इकट्ठा करने में मदद की और उसकी परेशानी के लिए उसे 30,000 युआन दिए। इसके अलावा पशु फार्म परियोजना का लेआउट पूरा हो चुका था। लियू जियुआन और शान युफेई ने आसपास के कई जिलों से 200 अन्य मवेशी प्राप्त किए, जिससे कुल संख्या 300 हो गई। उन्हें बस बिक्री शुरू करने और मुनाफा कमाने का सही समय चाहिए था। उस समय जियांग ताओ भी 5 गुना रिटर्न की उम्मीद कर सकता था। इसके अतिरिक्त जानकारी के 2 महत्वपूर्ण टुकड़े थे जिन पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। एक मर्सिडीज बेंज GLS के 3 से 1 मुआवजे के मुद्दे के बारे में था। दूसरी झांग चाओ की पृष्ठभूमि थी। मर्सिडीज बेंज के संबंध में ये जानते हुए कि डू एनन हाल ही में व्यस्त थे, जियांग ताओ ने उन्हें परेशान करने में जल्दबाजी नहीं की। इस मामले में उनके पास पुख्ता सबूत थे, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। जहां तक झांग चाओ की बात है, उन्हें इस बारे में उनसे बात करने का सही अवसर नहीं मिला। खुफिया जानकारी के इन 2 टुकड़ों को संभालने से लाखों का राजस्व आएगा। यही कारण थे कि जियांग ताओ आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना कर सका। हालांकि उन्हें हाल ही में कोई मूल्यवान खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। जियांग ताओ ने इस बात पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया कि दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए 1,000 युआन खर्च करना चाहिए या नहीं। पारिवारिक रेखा पर आगे बढ़ना कार्य पूरा करने के बाद उसके छोटे से खजाने में पहले से ही 10 लाख युआन से अधिक राशि थी। साथ ही अल्ट्रामैन हेयरपिन और फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बाल्टी से मुनाफा लगभग तय हो चुका था। जूली के साथ 50-50 विभाजन के बाद भी जियांग ताओ ने अभी भी 6 से 7 लाख युआन का मुनाफा कमाया।
अब अकेले उसके निजी छोटे खजाने में लगभग 2000 युआन नकद थे। अध्याय 167 धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड और एक पुराना परिचित। निस्संदेह जियांग ही की उम्र भी उतनी नहीं थी। जब वह जियांग ताओ और अन्य लोगों को पढ़ा रही थी तब वह केवल 23 वर्ष की थी, उनसे केवल 3 या 4 वर्ष बड़ी थी। जियांग ताओ, क्या ये सचमुच तुम हो? जब मैंने आपके बारे में जानकारी देखी तो मैं सोच रहा था कि क्या यह आप हो सकते हैं, और यह वास्तव में है। बीजिंग जैसी बड़ी जगह में अप्रत्याशित रूप से अपने पूर्व छात्र से मिलने पर जियांग ही को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादातर आश्चर्यचकित। 10 लाख से अधिक कीमत की मर्सिडीज चलाना, अपनी बेटी को इस अंतर्राष्ट्रीय किंडरगार्टन में भेजना जिसकी लागत प्रति वर्ष 180,000 से अधिक है, और उसके बगल में जो महिला है वह उसकी पत्नी होनी चाहिए, है ना? वह टीवी के बड़े स्टॉर्स से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि मेरा छात्र बहुत अच्छा कर रहा है, सचमुच सफल। शिक्षक जियांग, मैं आपका परिचय करा दूं, यह मेरी पत्नी जूली है। लिली, ये 4 साल से मेरी यूनिवर्सिटी क्लास सलाहकार है। जियांग ही, शिक्षक जियांग। नमस्कार शिक्षक जियांग। हेलो जूली। जब जूली और जियांग ही ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया तो वे एक दूसरे का आकार भी बढ़ा रहे थे, अपने दिलों में गुप्त रूप से एक दूसरे से तुलना कर रहे थे। ऊंचाई के मामले में 1.72 मीटर लंबे जूली ने 1.65 मीटर लंबे जियांग ही को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। हालांकि जियांग ही की 5 सेमी पीप तो ऊंची एड़ी के मुआवजे के साथ वे बहुत अलग नहीं दिखते थे। जूली का शरीर पतला और लंबा था, जबकि जियांग ही एक खूबसूरत जेड जैसी खूबसूरत महिला थी। शक्ल, सूरत और स्वभाव के मामले में दोनों लगभग बराबर के थे। पहले कार में बैठो लिली। शिक्षक जियांग, मैं आप सभी को अंदर ले जाऊंगा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए जूली और जियांग ही का स्वागत किया और उन्हें परिसर में ले गया। जियांग ही के निर्देशन में जियांग ताओ सीधे प्रीस्कूल विभाग पहुंचे और उनके मार्गदर्शन के साथ परिसर का दौरा किया। एडी इंटरनेशनल गार्डन में नर्सरी के अलावा इसके अपने प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय विभाग भी हैं। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति इजाजत दे तो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने तक यहाँ पढ़ाई की जा सकती है। कल प्रवेश के प्रभारी शिक्षक के अनुसार एडी स्कूल में 25% से अधिक स्नातक दुनिया के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। 75% से अधिक स्नातक विश्व के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में नामांकन दर 100% है। यदि कोई विदेश में अध्ययन नहीं करना चाहता है तो घरेलू स्नातक नामांकन दर भी लगभग 100% है। कुछ प्रयासों के साथ 985 और 211 स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करना संभव है। आखिरकार एडी इंटरनेशनल गार्डन में किंडरगार्टन से शुरू होकर वार्षिक ट्यूशन 180,000 से अधिक है। किंडरगार्टन से हाई स्कूल स्नातक तक जाने वाले एक बच्चे की लागत 2 मिलियन से अधिक होगी। एडी में एक बच्चे को प्रशिक्षित करने की लागत एक नियमित स्कूल की तुलना में 10 गुना अधिक है। यदि कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जियांग ही ने जियांग ताओ और जूली को प्रीस्कूल विभाग का व्यापक दौरा कराया। अध्ययन क्षेत्र, खेल क्षेत्र, भोजन क्षेत्र और विश्राम क्षेत्र सभी में एक शानदार और भव्य वातावरण था। यहाँ जियांग फैमिली किंडरगार्टन की तुलना में वे पूरी तरह से 2 अलग दुनिया है। स्कूल में जियांग ही का पीछा करना और उसके स्पष्टीकरण सुनना जूली को भी यहाँ अच्छा लगने लगा। उसे लगा कि 180,000 की ट्यूशन इतनी महंगी नहीं है। दौरा खत्म हुआ। जियांग ही नामांकन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जियांग ताओ और जूली को प्रवेश कार्यालय में ले गया और एक ही बार में 197,000 शुल्क का भुगतान किया। जियांग जू ने सफलतापूर्वक K4 दूसरी कक्षा में दाखिला लिया, जो जियांग ही के नेतृत्व वाली प्रीस्कूल विभाग की बड़ी कक्षा थी। नामांकन पूरा करने के बाद जूली ने जियांग ही की ओर गंभीरता से देखा और कहा, शिक्षक जियांग, हमारी जू अभी ग्रामीण इलाकों से आई है और नामांकन के बाद उसे यहाँ गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हमें भविष्य में आपकी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी। जियांग ही ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, यहाँ हम छात्र की क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं और हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह पाठ्यक्रम को जल्दी से समझ ले। धन्यवाद, हम इसकी सराहना करते हैं। आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। अब हम वापस चलेंगे, स्कूल शुरू होने पर मिलेंगे। यात्रा पूरी होने और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जियांग ताओ और जूली ने जियांग ही को विदाई दी और चले गए। जब दोनों घर लौटे तो शाम के 5 बज चुके थे। उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। वे दोनों बड़ी खरीदारी के लिए पास के वुमात सुपरमार्केट गए। उन्होंने एक चावल कुकर, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, सूप पॉट, वह सब कुछ खरीदा जो उपयोगी हो सकता था। फिर अनाज, सब्जियां, मांस, अंडे, दूध और मसाले जैसे तेल, नमक और सिरका। जूली ने जियांग ताओ से कई किडनी पौष्टिक और सार मजबूत करने वाले तत्व जैसे गोजी बेरी, झींगा, अखरोट, काजू और सीप भी खरीदे। रसोई, जो मूल रूप से खाली थी, अब खाली नहीं थी और खाली रेफ्रिजरेटर विभिन्न सामग्रियों से भरा हुआ था। लिविंग रूम में बड़ी कॉफी टेबल पर फलों की थाली में भी कई प्रकार के धुले हुए फल थे। बीजिंग में जियांग परिवार का जीवन धीरे धीरे एक दिनचर्या में बदल गया।
अध्याय 168 सिस्टम को फिर से अपग्रेड करना और पीड़ित झांक जाओ। पलक झपकते ही जियांग ताओ के 5 लोगों के परिवार को बीजिंग पहुंचे आधा महीना बीत चुका है। जियांग जू ने आधिकारिक तौर पर एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन में दाखिला लिया और कक्षा के 4-2 में एक नया छात्र बन गया। वह ग्रामीण किंडरगार्टन से सीधे एडी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में चली गई। पहले कुछ दिनों तक जियांग जू को अभी भी इसकी आदत नहीं थी। वह हर दिन रोती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, घर जाना चाहती थी, अपनी पिछली कक्षा के दोस्तों को याद करती थी। जियांग ही की सावधानीपूर्वक देखभाल और धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के तहत जियांग जू को अपनी नई कक्षा में एकीकृत होने और कई नए दोस्त बनाने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगा। हालांकि सभी पहलुओं में उसका प्रदर्शन अभी भी उसके सहपाठियों से पीछे था। जियांग जू को अपने पिता जियांग ताओ की तरह सहज होने का लाभ मिला। छोटी बच्ची को अपने ग्रेड के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह हर दिन खुशी से खेलती थी, घर लौटने पर बिना रुके बातें करती थी। उसने आज एक नया दोस्त बनाया, कल उसे एक छोटा दोस्त मिल गया और धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों को घर वापस भूल गई। इसके अलावा बच्चों की सीखने या नकल करने की क्षमता वास्तव में काफी मजबूत होती है। एडी इंटरनेशनल किंडरगार्टन के सीखने के माहौल और अनूठे वातावरण में जियांग जू की प्रगति जियांग ताओ के लिए आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। 0 स्तर की अंग्रेजी क्षमता होने के कारण वह वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों को भी नहीं पहचान पाती थी। एडी में केवल 10 दिनों में जियांग जू के अंग्रेजी बोलने के कौशल ने जियांग ताओ को पीछे छोड़ दिया। जब घर में छोटी बच्ची पक्षियों की भाषा बोलती थी तो जियांग ताओ को सिरदर्द होने लगता था और उसे चीनी भाषा में बात करने के लिए मिन्नत करनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कभी कभार यूरोपीय और अमेरिकी फिल्में देखने के अलावा जियांग ताओ दैनिक जीवन में शायद ही कभी अंग्रेजी से जुड़े थे। स्कूल में सीखा गया लगभग सारा ज्ञान उन्होंने शिक्षकों को लौटा दिया। दूसरी ओर जू ली को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही घर पर पूर्णकालिक गृहिणी बनी रही। जियांग जू को अपनी पढ़ाई में पढ़ाते समय वह भी हर दिन सीखती थी, प्रगति करती थी और अपनी बेटी के साथ बढ़ती थी। बीजिंग में पिछले आधे महीने में वह पहले से ही समुदाय के आसपास के विभिन्न सुपरमार्केट और शॉपिंग क्षेत्रों से परिचित हो चुकी थी और परिवार के लिए किराने का सामान खरीदने और खाना पकाने का काम फिर से शुरू कर दिया था। दिन में सबके घर से चले जाने के बाद वह कपड़े धोती और घर की सफाई करती। फिर वह योग का अभ्यास करने और कुछ एरोबिक्स करने के लिए कीप के पाठ्यक्रमों का पालन करेगी। जूली का पहले से ही अच्छा फिगर व्यायाम की बदौलत और भी सुडौल हो गया। उनके शब्दों में उन्होंने फिटनेस के दर्द को सहन किया जबकि ओल्ड जियांग को कुछ भी नहीं करना पड़ा और उन्होंने अपनी फिटनेस के परिणामों से खुशी को दोगुना कर दिया। पिताजी, माँ और ओल्ड सन ने बीजिंग के लगभग सभी प्रसिद्ध आकर्षणों का दौरा किया था। तियानान गेट, फॉरबिडन सिटी, बर्ड्स नेस्ट, वाटर क्यूब, समर पैलेस, युवानमिन गार्डन, जियांग शान, बेडलिंग ग्रेट वॉल इत्यादि इत्यादि। हर स्थान पर तीनों के पैरों के निशान और स्मारक तस्वीरें छोड़ी गईं। अपने गृहनगर जियांग फैमिली मैनर से बीजिंग तक सुखद बातचीत के इस महीने में जियांग ताओ के 5 लोगों के परिवार और ओल्ड सन के बीच संबंध धीरे धीरे घनिष्ठ हो गए थे। जियांग जू ने ओल्ड सन को अपने गॉड दादा के रूप में भी मान्यता दी। हाल ही में जियांग ताओ ने भी कार्य अवस्था में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह वास्तव में काम नहीं कर रहा था, फिर भी वह व्यस्त होने का दिखावा करता था। हर दिन घर पर कुछ न करते हुए नहीं बिताया जा सकता था। वह रोज सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलता था, टहलने के लिए पेन गार्डन जाता था और शाम 5 बजे के बाद घर लौटने के लिए काम खत्म किया। हालांकि इस दौरान जियांग ताओ की किस्मत कुछ हद तक औसत रही। यहां तक कि हर दिन पेन गार्डन के आसपास उच्च तीव्रता वाली गश्त के बावजूद उसने छिपे हुए खजाने को इकट्ठा करने से संबंधित कोई खुफिया जानकारी नहीं दी। सौभाग्य से बुनियादी जीवन आश्वासन के रूप में धन आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट से दैनिक 10,000 युआन के साथ जियांग ताओ चिंतित नहीं थे। अतीत में वह प्रति माह मात्र 7 से 8,000 युआन पर थकावट के साथ काम करते थे। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और उसके पास 300,000 युआन की गारंटी शुदा आय थी, जिससे उसकी जीवनशैली में मामूली अंतर से भी अधिक सुधार हुआ। 300,000 युआन की मासिक आय के साथ चिंता करने की क्या बात है। यह आय वर्तमान उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। प्रति माह 300,000 युआन की पॉकेट मनी के साथ वह ये सब खर्च भी नहीं कर सकता था। हालांकि हाल ही में कोई मूल्यवान खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। जियांग ताओ पूरी तरह से आय के बिना नहीं था। निर्देशक जियाओजी का हस्ताक्षरित कार्ड, जिसे उन्होंने पहले हेवन फाइटिंग बैग से प्राप्त किया था, सफलतापूर्वक 98,000 युआन में बेचा गया था। पिंक काउंटी के पुलिस स्टेशन में एक भगोड़े की सूचना देने के लिए 100,000 युआन के इनाम ने भी अपनी अनुमोदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसने घर से अपने चाचा को इनाम इकट्ठा करने में मदद की और उसकी परेशानी के लिए उसे 30,000 युआन दिए। इसके अलावा पशु फार्म परियोजना का लेआउट पूरा हो चुका था। लियू जियुआन और शान युफेई ने आसपास के कई जिलों से 200 अन्य मवेशी प्राप्त किए, जिससे कुल संख्या 300 हो गई। उन्हें बस बिक्री शुरू करने और मुनाफा कमाने का सही समय चाहिए था। उस समय जियांग ताओ भी 5 गुना रिटर्न की उम्मीद कर सकता था।
इसके अतिरिक्त जानकारी के 2 महत्वपूर्ण टुकड़े थे जिन पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। एक मर्सिडीज बेंज GLS के 3 से 1 मुआवजे के मुद्दे के बारे में था। दूसरी झांक चाव की पृष्ठभूमि थी। मर्सिडीज बेंज के संबंध में ये जानते हुए कि डू एनन हाल ही में व्यस्त थे, जियांग ताओ ने उन्हें परेशान करने में जल्दबाजी नहीं की। इस मामले में उनके पास पुख्ता सबूत थे, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। जहां तक झांग चाव की बात है, उन्हें इस बारे में उनसे बात करने का सही अवसर नहीं मिला। खुफिया जानकारी के इन 2 टुकड़ों को संभालने से लाखों का राजस्व आएगा। यही कारण थे कि जियांग ताओ आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना कर सका। हालांकि उन्हें हाल ही में कोई मूल्यवान खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। जियांग ताओ ने इस बात पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया कि दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए 1000 युआन खर्च करना चाहिए या नहीं। पारिवारिक रेखा पर आगे बढ़ना कार्य पूरा करने के बाद उसके छोटे से खजाने में पहले से ही 10 लाख युआन से अधिक राशि थी। साथ ही अल्ट्रामैन हेयरपिन और फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बाल्टी से मुनाफा लगभग तय हो चुका था। जूली के साथ 50-50 विभाजन के बाद भी जियांग ताओ ने अभी भी 6 से 7 लाख युआन का मुनाफा कमाया। अब अकेले उसके निजी छोटे खजाने में लगभग 2000 युआन नकद थे।